नमस्कार राजस्थान। आज के अपने इस विशेष लाइव में हम लोग उस चीज़ की बात करेंगे जिससे पूरा भारत परेशान है, और वो चीज़ है देश की आर्थिक मंदी। हम इधर उधर से सुनते हैं बात कि देश में आर्थिक मंदी है, हम महसूस भी करते हैं कि आर्थिक मंदी है, हम लोग परेशान भी हैं कि आर्थिक मंदी है, लेकिन भारत में कोई ये स्पष्ट तरीके से समझा नहीं पा रहा है कि ये मंदी किस कारण से है और इस मंदी का समाधान क्या है। आरोप प्रत्यारोप चलते हैं सब तरफ से। बीजेपी कहती है कि ये मंदी जो है पूरी दुनिया में चल रही है, भारत इसका अपवाद नहीं है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की गलत नीतियों के कारण ये मंदी है। लेकिन अब और कई अर्थशास्त्री बड़े बड़े लेख लिखते हैं पत्रिकाओं में, अंग्रेजी में, हिंदी में, और वो अपनी अपनी व्याख्या करते हैं, लेकिन स्पष्ट समाधान उनमें से कोई भी नहीं बता पा रहा है। इसलिए आज मैं आपके सामने इस चीज़ को बहुत बहुत सरल कर रहा हूं कि देश की आर्थिक मंदी क्यों है और उसका क्या समाधान है। मुझे लगता है कि ये जो मैं बात आज कहने जा रहा हूं, ये बात भारत के प्रधानमंत्री को या भारत के वित्त मंत्री को या भारत के आर्थिक सलाहकार को देश के सामने आकर बहुत स्पष्ट तरीके से कहनी चाहिए। इस देश में अभी सबसे ज़रूरी अगर किसी बात को सुनना चाहते हैं लोग तो वो यही बात है, और उन लोगों को स्पष्ट रूप से देश को समझाना चाहिए देश हित में कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है, क्यों है और इसका समाधान क्या है। मैं आपको इस चीज़ को बहुत सरल करके, मेरी जितनी समझ है उससे सरल करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। मित्रों, इस आर्थिक मंदी को समझने के लिए हमें 2008 की तरफ जाना पड़ेगा। 2008 की तरफ जाना पड़ेगा। 2008 में पूरी दुनिया में मंदी छाई थी, पूरी दुनिया में मंदी छाई थी, लेकिन उस वक्त भारत में मंदी नहीं थी और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ रही थी। 9%, 10% ये हमारी ग्रोथ की रेट थी, और वो जो हमारी रेट थी ग्रोथ की इतनी ज़्यादा, उस रेट में हमारे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो खिल रहे थे और खूब पैसा बाजार में लगा रहे थे। और वो यहाँ के बाजार में भी नहीं लगा रहे थे, वो दुनिया भर के बाजारों में, दुनिया भर के धंधों में पैसा लगा रहे थे। और बैंकों ने ऐसे लोगों को दोनों हाथों से लोन दिया। भारत के बैंकों ने ऐसे लोगों को दोनों हाथों से लोन दिया, खूब जज के लोन दिया। अब हमारा जो पैसा होता है वो दो जगह रहता है, या तो वो बैंक में रहता है और या फिर हमारे हाथ में रहता है, हमारे घरों में रहता है, यानी वो बैंक में नहीं होता है। तो पूरे भारत के खजाने का पैसा या तो बैंक में है या बैंक से बाहर है। ये दो ही जगह पैसा रहता है। अब जब दुनिया में स्थितियां बदलने लगी और ये जो बड़े उद्योगपति हैं, उन उद्योगपतियों का पैसा विश्व के बाजारों में फंसने लगा। इन्होंने जहां जहां काम हाथ में बड़े बड़े ले रखे थे, वो काम जब डूबने लगे तो इनकी हालत खराब हो गई। ये संख्या में बहुत ज्यादा नहीं है, 200-300 लोग हैं, लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट, इनका पैसा, इनकी पूंजी बहुत बड़ी होती है और उनका उतार चढ़ाव पूरे भारत के उतार चढ़ाव के बराबर होता है। जब दुनिया में इनका पैसा डूबने लगा तो ये बैंक वालों को क्या दें जिनसे इन्होंने लोन ले रखे हैं। लोन ऐसे नहीं कोई 1,00,000-2 लाख का लोन ले रखा था, इन्होंने लोन ले रखा था 5,000 करोड़ का, 25,000 करोड़ का, 80,000 करोड़ का, ऐसे इनके लोन थे। और जब इन्होंने हाथ खड़े करने शुरू किए तो बैंकों की हालत खराब होनी शुरू हुई। और ये बात लगभग 2013-14 के आसपास होने लग गई थी और बैंकों को समझ में आने लग गया था कि बैंक को चलाना बहुत मुश्किल है। अब जब 2014 के बाद में ये गवर्नमेंट आई, तो इस गवर्नमेंट ने भी खूब सोचा कि किस तरह से ये जो बैंकों के पास पैसा कम है, इस स्थिति से इनको उबारा जाए। तो एक तरीका तो ये है कि जो लोग बैंकों का पैसा खा गए, जिनके नाम आउटस्टैंडिंग पैसा बोल रहा है लाखों करोड़ रुपया, या तो उनको पकड़ा जाए, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए और उस संपत्ति को बेचकर वापस पैसा बैंकों में भरा जाए। एक तरीका तो ये था
जिसकी कई लोग वकालत करते थे। इस बात को लेके लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी चले गए कि ये कौन लोग हैं जो भारत का पैसा खा गए, भारत की बैंकों का पैसा खा गए। तो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जब ये एप्लीकेशन लगाई तो सरकार ने एक लिफाफा बंद करके दिया वहां पे कि ये लोग हैं जिनके नाम बहुत बड़े बड़े लोन बोल रहे हैं। लेकिन सरकार ने यह कहा कि आप इनके नाम जाहिर मत करो, इनके नाम मत बताओ भारत के लोगों को कि ये कौन कौन लोग हैं। सरकार की अपनी मंशा ठीक हो सकती है, उनको लगा कि अगर ये बड़े बड़े लोगों के नाम हम आउट कर देंगे कि ये लोग डूब रहे हैं तो देश की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ जाएगा, शेयर बाजार नीचे आ जाएगा, विदेशों में हमारी इमेज खराब हो जाएगी। तो कैसे करके इस भ्रम को बनाए रखा जाए। हो सकता है आप और हम वहां उस पोजीशन में होते तो हम भी यही कर रहे होते कि किसी तरह देश की इज्जत को बचाया जाए। जो भी हो, अब स्थिति यह है कि वो जो पैसा डूबा हुआ बैंकों का वो गया कहां? अगर इनके पास है इसी देश में, जब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारा देश को हम एक परिवार मान लें, उस परिवार के पास में एक निश्चित रकम है, इधर से उधर हो जाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पैसा कहीं बाहर चला गया है और बाहर चला गया, वही नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था को हो रहा है। यानी हमारे पास जितने रुपए थे इकट्ठे किए हुए, हमारे लाभ के, हमारी इनकम के, उन पैसों का एक बड़ा हिस्सा बाहर चला गया है और उसकी वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब इन बैंकों को कैसे चला जाए? क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि पैसा एक तो बैंक के बाहर और बैंक के अंदर है। बैंक के अंदर जो पैसा था वो कर्ज के रूप में दिया गया था बड़े लोगों को और वो डूब गया है। अलग अलग उसको नाम देते हैं, कभी एनपीए बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन वो पैसा लगभग डूब गया है। अब बैंक को कैसे चलाना? और बैंक नहीं चलेगी तो देश में छोटे मोटे लोन धंधे किस प्रकार से होंगे? और वो नहीं होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था धीमी होगी, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। अभी तक लोगों के पास पैसा आने का सबसे बड़ा जरिया बैंक्स होती है और लोग इससे अपने छोटे मोटे काम धंधे बढ़ाते हैं। अब ये एक तरह का चक्र बन गया पूरा का पूरा। अब इन बैंकों में वापस पैसा भरने के लिए क्या किया जाए? तो हमारे प्रधानमंत्री को किसी ने सुझाया कि इस देश में ऐसा बहुत सारा पैसा है जो लोगों ने दबा रखा है, जो 2 नंबर का है, जो घरों में बोरियों में बिस्तर के नीचे ऐसे खूब सारा पैसा रख रखा है। तो आप ऐसे करो कि नोटबंदी कर दो एक बार, और नोटबंदी करोगे आप तो वो जो इस प्रकार का पैसा जिसका अनुमान उस समय उन्होंने 3-4 लाख करोड़ रुपया लगाया था वो बैंक के सर्कुलेशन में वापस नहीं आएगा और उतने नोट हम छाप लेंगे तो बैंकों को 3 से 4 लाख करोड़ रुपया दे देंगे। प्रधानमंत्री ने हिम्मत करके निर्णय लिया, पूरा देश परेशान हुआ, लेकिन 15 लाख करोड़ रुपए जो बाजार में थे वो वैसे के वैसे वापस बैंकों में जमा हो गए। ऐसे कैसे वापस जमा हो गए? पूरी की पूरी प्रक्रिया जैसे मोहम्मद तुगलक का निर्णय था ना राजधानी बदलने का, वो वाली साबित हुई और इसमें से कुछ नहीं निकला। उल्टे 10-11 हजार करोड़ रुपए नए नोट छापने के और लग गए। लेकिन एक बात यहां पर हम लोग ये समझें कि जितने नोट थे बाजार में उनको बैंकों में हमने डाला और उतने ही वापस ले लिए। मुझे नहीं लगता कोई आदमी ऐसा होगा जिसने 5,000 के नोट बदलवाए हों और उसने वापस बैंक से नहीं निकाले होंगे। 100% निकाल लिए सारे पैसे। जिसने 5,000 डाले उसने निकाल लिए, जिसने 5 लाख डाले उसने निकाल लिए। तो सब लोगों ने अपना पैसा वहां से बाहर निकाल लिया। जो बाहर निकाल लिया तो बैंक की तो पोजीशन जो पहले थी वही रही, बैंक के पास फिर पैसा नहीं। तो बैंक को पैसा कहां से दिया जाए? और उधर वो जो पैसा लेके बैठे हैं, पैसा लेके कहां बैठे हैं, उनका पैसा डूब गया है। तो उनका कोई इलाज सरकार को समझ में नहीं आ रहा। और जितने बड़े बड़े अर्थशास्त्री होते हैं वो अर्थशास्त्री फिर हमेशा ऐसे लोगों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े लेख लिखते हैं, इनको ये मदद दी जाए, इनको ऐसे उबारा जाए, इनको ऐसे लाया जाए, देश हित में इनके लिए कुछ किया जाए। तो देश हित में 4-5 साल में सरकार ने फिर ये किया कि इनके जो लोन्स थे उनको राइट ऑफ करना शुरू किया कि सरकार की तरफ से लोन ही माफ किया जाता है। यानी वो पैसा एक तरह से डूबा नहीं है, माफ हो गया था, आप नए नोट छाप सकते हैं। तो पैसा जैसे था ही नहीं, ऐसे हम उसको राइट ऑफ करने की कोशिश करें। खूब कोशिश की सरकार ने, इसके बाद भी मामला बैठ नहीं रहा। तो फिर यह सुझाव आया कि जीएसटी को थोड़ा ठीक किया जाए, टैक्स वाले चोरी कम की जाए। टैक्स की चोरी वाला फॉर्मूला लेकर आए, वो भी उल्टा पड़ गया। टैक्स की चोरी वाला जो मामला वो भी उल्टा पड़ गया।
तो उससे भी टैक्स कलेक्शन उल्टा कम हो गया। जो ज़्यादा होना चाहिए था, समय के साथ टैक्स कलेक्शन बढ़ता किसी भी सरकार का, वो कम हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितना पैसा हमारा था हमने बैंक में डाला, बैंक से निकाल लिया, उतना पैसा हमारी जेब में आ गया, तो फिर ये मंदी कहां से आई, फिर ये परेशानी कहां से आई, फिर ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? तो कारण वही है, जो वो ओरिजिनल पैसा बैंक से निकला हुआ है वो तो कम पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे आपका घर का पैसा एक बार जो कम हो गया है तो हो गया, आप एक भाई का दूसरे भाई को देखे भले खुश हो लें 2 दिन के लिए पैसा इधर उधर घूम रहा है, लेकिन जो पैसा चला गया वो तो घर के घाटे में ही गिना जाएगा। फिर कोशिश की गई कि रिजर्व बैंक के पास कुछ पैसा पड़ा तो निकाल लें, जो देश के इतिहास में पहली बार हुआ, रिजर्व बैंक से पैसे निकाल लिए गए। उनका जो टैक्स लगता हर साल का, उनको वापस फायदे में लाने के लिए उन पार्टियों को जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा डूबा है, उनको फायदे में लाने के लिए टैक्स कम किया गया, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया, वो कम करके देख लिया। उसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था मूव नहीं कर रही है, गति नहीं कर रही है। क्या क्या नहीं किया जा रहा है उन कुछ लोगों को वापस अर्थव्यवस्था में जमाने के लिए, उन कुछ लोगों को अर्थव्यवस्था में वापस सेटल करने के लिए। और अब लगा उनको कि सरकारी कई कंपनियां फायदे में, उनको कुछ बेचो, उनका कुछ हिस्सा बेचो, LIC को बेचो, कुछ घाटे वाली है जैसे एयर इंडिया उसको बेचो, ऐसा करके कुछ पैसा जुटाओ और मूल जो पैसा निकल गया है बैंक में से उस पैसे की भरपाई करो। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि बैंकों से जो पैसा चला गया, यानी हमारे जैसे अपने खुद के पास मान लीजिए कि हमारे पास में 2 तरह का पैसा है, एक तो अपने घर पे रखा हुआ, एक बैंक में रखा हुआ है, 2 तरह का पैसा। वो बैंक वाला जो हमारा पैसा है वो डूब गया। अब वो हमारा ही था पैसा, तो बैंक में था लेकिन हमारा घर का था, वो डूब गया, उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। अब हम दुनिया भर के जतन करते हैं कि उसकी भरपाई के लिए कभी गहना बेचें, कभी कुछ बेचें, कभी बच्चों की गुल्लक में से पैसा निकालें। जो नोटबंदी थी वो ऐसा था कि बच्चों की गुल्लक में से पैसा निकालें, ऐसी कोशिश करेंगे, लेकिन वो जो डूब गया वो तो डूब गया। ये तो है यहां तक की समस्या। मैं केवल आरोप लगाने के लिए या लाइव नहीं कर रहा हूं कि मुझे ठीक लग रहा है, मैं व्यथित हूं इस भारत की स्थिति से। और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आलोचना कर रहा हूं, सिस्टम की क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूं, विश्लेषण कर रहा हूं। अब क्या होना चाहिए? जो हो गया वो तो हो गया। वो तो देखिए, वो जो पैसा लेकर गए थे या पैसा डूब गया था, उसमें भारत के किसी प्रधानमंत्री का कोई हाथ नहीं था कि भारत के प्रधानमंत्री मिल गए उनके साथ में कि चलो तुम देश का पैसा लूटो और मजे करो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो घटना घट गई है, वो घटना घट गई। जैसे अपने घर में कोई हमारा कोई बेटा होता है, वो धंधा कर लेता है और उसमें कोई घाटा लग जाता है, तो लग गया, घाटा तो लग गया, तो अब बाप को तो सोचना पड़ेगा घर को वापस ठीक कैसे किया जाए। मैं इसलिए ये बात शुरू में कह रहा था कि मैं जो ये बात कह रहा हूं, ये भारत के प्रधानमंत्री को नीट एंड क्लीन शब्दों में कहनी चाहिए कि देश की स्थिति ये हुई है और इस वजह से हुई है। अब कांग्रेस की वजह से हुई है, उन्होंने ज्यादा लोन लोगों को दे दिए, फालतू की बातें। लोन तो सबके समय में ऐसे ही दिए जाते हैं। वो आरोप लगा लगा के बचने की बजाय जिम्मेदारी लेनी चाहिए और देश के लोगों को संतुष्ट करना चाहिए कि हम सारे देशवासी मिलकर क्या करें कि इस देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक हो जाए। जैसे लाल बहादुर शास्त्री के समय ऐसी घटना घटी थी कि अमेरिका ने धमकी दी थी कि हम आपको अनाज नहीं देंगे अगर आप पाकिस्तान के साथ रिलेशन ठीक नहीं रख रहे। तो लाल बहादुर शास्त्री की वो बात आखिरी थी और लाल बहादुर शास्त्री ने प्रण किया था कि मैं देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करूंगा, और उन्होंने देश के किसानों को और वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया था। एक हो जाओ और देश का उत्पादन बढ़ाओ, इतना उत्पादन बढ़ाओ कि हमें किसी के आगे जाकर कटोरा लेकर खड़ा नहीं होना पड़े, हमारा स्वाभिमान बचाओ। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जैसी हिम्मत की थी, मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री को उसी प्रकार की हिम्मत करके खड़े होना चाहिए और सकारात्मक भाव से खड़े होना चाहिए। ये आरोपबाजी, ये तमाशे, ये लच्छेबाजी बहुत हो गई। जैसे नोटबंदी के समय उन्होंने कहा था कि मैं तो गरीबों के लिए कर रहा हूं, अमीरों के आंखों में आंसू आ रहे हैं, गरीब हंस रहे हैं। ये फालतू की बातें होती इस देश में। हम जानते हैं किसकी आंखों में आखिर में आंसू आए हैं ज्यादा। अमीरों के भी आए होंगे, उनका धंधा डूबता तो कोई अच्छी बात नहीं, उनके भी आए होंगे, लेकिन गरीबों की तो लुटिया डूब गई। लेकिन उस समय जब ये नोटबंदी का इश्यू चल रहा था तो मैंने कई बार लिखा था कि ये डिसीजन सही नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो बहुत सारे युवा खिलाफ हो गए, अरे आप तो जैसे देश हित में कोई कदम उठाया गया और आप इसके खिलाफ बोल रहे हो। मैंने कहा था कुछ नहीं निकलेगा इससे, एक्सरसाइज है, टाइम खराब करेगी हमारा और हमको और निराश करेगी। लेकिन एक होता है, प्रधानमंत्री ने माहौल बनाया कि मैं जैसे गरीबों के लिए जी रहा हूं, जरूरत नहीं थी मुझे। उस समय यहाँ के जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उनकी बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने ठीक से कहा
मैंने कई बार उसको कोट भी किया था, मेरी फेसबुक उस पर, उस समय की मेरी फेसबुक देखेंगे तो मैंने वित्त मंत्री का जो कोट है उसको लगाया था। वित्त मंत्री ने यह कहा था कि बैंकों के पास रुपए नहीं है, एक ही लाइन बोली थी। उन्होंने नहीं कहा था कोई गरीबों का, काला धन का, किसी की कोई बात नहीं की उन्होंने यही कहा कि बैंकों के पास पैसा नहीं है और ये पैसा वापस आ जाना चाहिए। तो हम सोच रहे हैं थोड़े दिन ये पैसा आएगा तो नया पुराना हो जाएगा, थोड़े दिन बैंक चल जाएंगे ठीक से, इतना पैसा बैंक में आएगा। तो बैंक कंगाल हो चुकी हैं और कई बैंकें बंद करनी पड़ी, कई बैंकों को आपस में मिलाना पड़ा और वो प्रक्रिया चालू है। अब क्या हो सकता है, बात है ये, मैं वो जो बात आपसे करना चाह रहा हूं कि अब क्या बात हो। अब देखिए, आपने कॉर्पोरेट्स को सारी सुविधा देके देख ली, बड़े उद्योगपतियों को सुविधाएं देके देख ली, उनका पैसा माफ करके देख लिया, लेकिन उनसे इकोनॉमी हिली नहीं। आपको लगा पैसा ऊपर से नीचे आ जाएगा, आया नहीं और नहीं आने की गुंजाइश लग रही है। उनका घाटा इतना ज्यादा है कि हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। उनका घाटा, बैंकों से पैसा लगे, खुद का भी उनका पैसा डूबा है और वो इतना ज्यादा, कुछ 10 पार्टियों को छोड़ दीजिए, उनके पास तो पैसा आता है और वो अभी भी ग्रो कर रही है बहुत तेजी से, लेकिन बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा है। हाँ, एक और बात की, हमारी सरकार ने उम्मीद लगाई थी कि हमारे यहाँ पर बहुत लोग बाहर से आ जाएंगे, वो पैसा लगा लेंगे, उससे कुछ भरपाई हो जाएगी। लेकिन जो बाहर से आने वाले हैं, उन्होंने जो भारत की व्यवस्था देखी है, जिस तरह का सिस्टम भारत में चल रहा है, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को देखा है, तो उनका मन उचाट हो रखा है। वो यहाँ पैसा नहीं लगाना चाहते, वो लगाते हैं पैसा 30 साल 40 साल की सोच के। तो पिछले कई सालों से उनको भारत समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री बाहर गए हों, वहां लोगों से बात हुई और उसके बाद हंसी खुशी वहां के लोग आए और उनके साथ यहाँ फोटो खिंचाए, देखो मैं वहां विदेश में गया था और ये लोग मेरे कहने से तैयार हो गए भारत में पैसा लगाने के लिए। ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, सम्मेलन हुए, हा हु धा दू हुए, लेकिन वो लोग उनके कहने से भारत में नहीं आए। जैसा दूसरे देशों के लोग करते हैं, वो यहाँ आके नाटक करते हैं, लेकिन वो खूब सारा यहाँ पैसा यहाँ से हड़प के लेके जाते हैं। एनीवे, अब जो बात मैं करना चाह रहा हूं आपसे कि उसका समाधान क्या है, तो उसका समाधान एक ही है, खेती। इस पूरी स्थिति को बाहर लाने का समाधान एक ही है, खेती को संभालना, पशुपालन को संभालना। दो ही चीजें हैं जो भारत को इस खतरे से बाहर ला सकती है, और एक छोटा कुटीर उद्योग, इन तीनों को संभालना। देखिए, कॉर्पोरेट से नहीं संभलेगा आप देश। कॉर्पोरेट को आप कितना भी पैसा खिला दोगे, लेकिन वो पैसा नीचे तक आने में 20 साल लग जाएंगे, और 20 साल तक देश की आर्थिक व्यवस्था खराब होगी तो इतिहास कभी भी आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए 65-70% लोग जो खेती करते हैं उनको प्राथमिकता दे दो, और देश में आपातकाल जैसी एक स्थिति घोषित कर दो जिसमें सारे के सारे देश की एनर्जी एक ही काम पर लगे, ऊर्जा एक ही काम पर लगे कि देश की खेती को बढ़ाया जाए, उसको ठीक किया जाए, उसकी स्थिति को ठीक किया जाए। तो उससे दो काम होंगे, एक तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और उनके पास पैसा पनपेगा, पैसा रहेगा उनके पास, किसानों के पास, पशुपालकों के पास, और छोटा काम करने वालों के, हाथ से काम करने वालों के पास, उनके पास पैसा रहेगा। दूसरा, आप आयात निर्यात का जो झमेला चल रहा है उसको कंट्रोल करो। आयात निर्यात में केवल एक ही बात का ध्यान रखो, हमारे देश का हित सबसे ऊपर। हमें कोई मतलब नहीं डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है, कोई इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। वो अपने देश की बात कहेंगे, वो अपने देश की हित की बात कहेंगे, हमारे को उनके साथ मीठी मीठी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं करते, वो चीन के साथ कभी मीठी बातें नहीं करते, वो एक ही बात कहते हैं, अमेरिका फर्स्ट। हमें बोलना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड में इंडिया फर्स्ट। हमारे यहां पर वही माल आएगा जिस माल की इस देश को जरूरत है, और जो माल हमारे यहां पे पहले से है उसको बाहर से नहीं मंगाएंगे। कृषि प्रधान देश के अंदर हम बाहर से दाल मंगाएं, कृषि प्रधान देश के अंदर हम लोग बाहर से तेल मंगाएं, हम लोग कपास मंगाएं, हम लोग प्याज मंगाएं, ये डूब मरने की बात है। हमें तो एक्सपोर्ट करने की सोचनी चाहिए कि अफ्रीकी देशों में हमारे यहां का माल जाए। अब अफ्रीका से मूंग मंगा रहे हम लोग, शर्म आने की बात है। हमको प्रायोरिटी पे, और मलेशिया से तेल मंगा रहे हैं, पाम ऑयल घटिया वाला, क्या जरूरत है उसकी। हम क्यों नहीं हमारे यहाँ के जो कृषि करने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनको कहें कि आप आराम से तेल उगाओ, तेल की फसलें उगाओ, मूंग उगाओ, ये गारंटी हम दे देंगे, आपसे माल ले लेंगे। और एक ये जो शब्द है ना, उपभोक्ता, इस शब्द को थोड़ा छोटा किया जाए। उपभोक्ता को सही मूल्य दिलवाना हमारा फर्ज है। ये एक नाटक है, जिस नाटक के ऊपर किसान के साथ में दगा होता है। उपभोक्ता के साथ भी होता है और किसान के साथ भी होता है। महंगाई हो रही है साहब, इसलिए बाहर से माल मंगाना पड़ेगा। कौन सी महंगाई हो रही है? 2 रुपए की महंगाई होती है। तो और ये नाटक जो करते हैं उसमें किसान को 10 रुपए का नुकसान होता है, उपभोक्ता को 10 रुपए का नुकसान होता है।
ये ठीक है कि संसद में और विधानसभाओं में किसानों के हितैषी लोग हैं नहीं जो ये बात ठीक से कह सकें, इसलिए आप ये सारा तमाशा कर पा रहे हो। लेकिन जिस दिन ये सारी परतें खुलेंगी और युवा लोग इन बातों में रुचि लेकर बातें करने लगेंगे, जिस दिन वो ये बातें समझने लगेंगे, उस दिन आप देखिएगा उनको पता लगेगा कि हम कैसे देश विरोधी तत्वों के नीचे काम कर रहे थे। ये जो बार बार चलती है देश हित की, देश विरोधी की, देश विरोधी वो है जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहा है। वो इस सीमा के बाहर खड़े दुश्मन से भी खतरनाक है, जो इस देश के हितों के खिलाफ अगर कोई माल आयात कर रहा है, गेहूं आयात कर रहा है ऑस्ट्रेलिया से जबकि गेहूं पड़ा है यहां पे, वो मूंग आयात करता है अफ्रीका से जबकि मूंग पड़ा है यहां पे, वो क्या कर रहा है? वो देश के हित में काम कर रहा है, देश के हित में काम नहीं कर रहा है। तो पूरा प्रशासन को घूमते फिरते दिखना चाहिए खेतों में, सब जगह, और माहौल ऐसा बनना चाहिए कि हम लोग इस देश की खेती को, इस देश के पशुपालन को, इस देश के कुटीर उद्योग को मजबूत करना चाहते हैं। अगर चाइना में छोटी छोटी बैटरियां बन सकती है, सेल बन सकते हैं, पेन बन सकते हैं, बैग बन सकते हैं, तो भारत के गांवों में भी बन सकते हैं। शर्त एक ही है कि जैसे चाइना की सरकार उन लोगों के साथ खड़ी है, वैसे हमारी सरकारें खुले तौर पे ऊपर से दिल्ली से लेकर ग्राम पंचायत तक, आपने बातें तो बड़ी बड़ी कही थी कि हम गांधी जी के सपनों को पूरा करेंगे और ग्राम पंचायत को ऐसी बनाएंगे, गांवों के अंदर ऐसे कुटीर उद्योग फैलाएंगे, वो बातें कहां गई? वो बातें धरातल पर क्यों नहीं उतर रही? तो वो बातें आपको करनी पड़ेंगी, और वो बातें करके आप देश के उत्पादन को बढ़ाइए सबसे पहले, और देश के उत्पादन से पहले देश की मांग को पूरा करिए, बैलेंस देश में करिए। ये जो बाहर से हम माल मंगा रहे हैं, ये माल हमारी कमर को तोड़ रहा है, हमारे किसान को भी तोड़ रहा है, और हमारा जो बैलेंस है ट्रेड का, व्यापार का जो हमारा बैलेंस है, उसको भी तोड़ रहा है। पूरे देश में 65% 70% लोग खेती करते हैं, गांव में रहते हैं, और उनका सबसे बड़ा धंधा खेती है। ये जो अखबारों में बार बार आप प्रचारित कर रहे हो ना, जीडीपी सीडीपी ये बता रहे हो, ये सब बकवास है, और गिनते भी नहीं हो। इसमें कितनी वृद्धि दर हो रही है, जीडीपी की ग्रोथ रेट ऊपर हो रही है, 6% हो रही है, 7% हो रही है, बकवास चल रही है। जो खेती की वृद्धि दर है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। खेती की वृद्धि दर 1% है, 1.5% है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। इसको कैसे बढ़ाया जाए? अब वो इस 6% में 7% में दब जाती है, वो जो 1% की ग्रोथ रेट। 1% क्यों है? वो ज्यादा क्यों नहीं हो सकती? और क्यों आप दूसरे देशों में जाके और उनको क्यों नहीं कह सकते कि हमारे देश में ये चीज अच्छी होती है, आप इसका इंपोर्ट करिए? तो जब हमारे पास चीजें बेचने को आए, किसान बेचने को आए, तो हम लोग एक्सपोर्ट करें, जो हमारे पास माल एक्स्ट्रा बचने वाला है उस समय एक्सपोर्ट करें, तो किसान को भाव मिलेगा। इंपोर्ट करने का सीधा मतलब ये होता है कि आप भारत के किसान का गला दबा रहे हो, जब जरूरत नहीं है देश में। कृषि प्रधान देश में कृषि की चीजें इंपोर्ट करने की कहां जरूरत है? और ये जो बार बार कहा जा रहा है कि हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है व्यापार का, वो बिल्कुल बकवास है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं नहीं मानता उस समझौते को, मेरे लिए अमेरिका के हित पहले हैं। हमें भी ये बोलना पड़ेगा कि हमारे लिए भारत के हित पहले हैं। जब दुनिया भर के लोगों ने उन समझौतों को कैंसिल कर दिया, चीन नहीं मानता उस समझौते को, हमें उस चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है? कोई चीज जो हमारे पास नहीं है वो मंगाए, जो हमारे पास है वो फिर क्यों मंगाए बाहर से? आपको इतना क्या टेंशन है कि अगर बाहर से नहीं मंगाएंगे तो किसान को ज्यादा पैसा मिल जाएगा? मिलने दो ना किसान को, कहां ले जाएगा पैसा किसान? अगर उसको ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो यहां के बाजार में खर्च करेगा। अगर मैं कपास बेचता हूं 5,000 रुपए की, तो भी बाजार में खर्च करता हूं। अगर मैं कपास 7,000 रुपए की बेचूंगा तो भी मैं बाजार में खर्च करूंगा। कहां लेकर जाऊंगा मैं? और लेकिन वो जो कॉर्पोरेट है जिसको तुम मजबूत कर रहे हो, वो तो हो सकता है कल को अपना पैसा लंदन में लगा ले, कल को अपना पैसा सिंगापुर में लगा ले, मॉरिशस में लगा ले, उसके तो चांसेस हैं। आपको पता नहीं है भारत के अंदर निवेश कौन कर रहे हैं सबसे बड़े देश? आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि भारत में विदेशों का जो निवेश सबसे ज्यादा आता है वो मॉरिशस से आता है, सिंगापुर से आता है। अब बताइए मॉरिशस कितना सा देश है, उसके पास कहां से पैसे आए? वो कहां से पैसे आ रहे हैं भारत में? वहां से यहीं के पैसे घूम फिर के। मॉरिशस जैसा देश, आज कोई कहते अमेरिका भारत में निवेश कर रहा था, समझ में आता है। आज इंग्लैंड भारत में निवेश कर रहा, समझ में आ रहा है। मॉरिशस सबसे ज्यादा पैसा इस देश में डालने वाला देश है। देखिए मॉरिशस अपने जयपुर जीता सा। ये जो खेल है ये बंद होना चाहिए, देश हित में बंद होना चाहिए। ये जो बातें चल रही हैं, जो जैसे मान लीजिए हिंदुओं के लिए बीजेपी काम करना चाहती है, मुस्लिमों के लिए कांग्रेस काम करना चाहती है, ये जो बातें हैं इन बातों को विराम देने की जरूरत है। अब यही कहना चाहिए कि कांग्रेस को, बीजेपी को, आओ हम लोग इस देश के किसानों, इस देश के पशुपालकों, इस देश के कारीगरों और इस देश के युवाओं के लिए काम करते हैं, इस पर बहस करते हैं। कांग्रेस को आरोप यह लगाना चाहिए कि किसानों के लिए क्या नहीं हो रहा है।
कांग्रेस को ये आरोप लगाना चाहिए युवाओं के लिए क्या नहीं हो रहा और हम क्या कर रहे हैं। केंद्र की सरकार नहीं कर रही, केंद्र की सरकार नहीं कर रही है, तो तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही है? तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट्स युवाओं के लिए क्या कर रही बताओ तो सही। हर काम केंद्र सरकार थोड़ी करती है। लेकिन यह तभी होगा जब हम सारे लोग मिलकर इन बातों को समझेंगे। ये जो आर्थिक व्यवस्था है, इसको जब तक भारत का जागरूक नागरिक नहीं समझेगा और बाकी बकवास में इंटरेस्ट लेगा, तब तक इस देश की आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है। और जब हम सारे लोग समझेंगे, इस बात को आगे बढ़ाएंगे, तब इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के मुख्यमंत्री, इस देश के सांसद हमारी भाषा बोलेंगे। देखिए, दो तरीके हैं, या तो हम उनकी भाषा बोलें जो हमको बुलवाना चाह रहे हैं और उनके घरों को मजबूत करें, और या फिर हम हमारी भाषा बोलें, उनको मजबूरी में हमारी भाषा बोलनी पड़ेगी। तो करना पड़ेगा ये बात, सब सारे राज्यों में करनी पड़ेगी। और हम जो राजस्थान के लोग हैं, हमको खूब जोरदार तरीके से बात करनी पड़ेगी। ये स्थिति है। तो मैंने आपको क्या बताया कि कॉरपोरेट्स की मदद करके हमारे मित्र देवेंद्र शर्मा जी अकेले व्यक्ति हैं जो पूरे भारत में अखबारों में लिखते हैं, टीवी पे कहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि देखिए, जब तक आप भारत के किसानों की, पशुपालकों की, कुटीर उद्योगों की दशा में सुधार नहीं करेंगे, इस देश में प्रगति नहीं हो सकती। और पिछले 6 साल से लोग कह रहे हैं यार ये यूं ही कहते रहते हैं, यार ये यूं ही कहते रहते हैं। और अभी मैं जब लेखों को पढ़ता हूं, हो सकता है आप लोग भी पढ़ते होंगे, मैं तो जब भी आर्थिक स्थिति से संबंधित कोई लेख आता है तो मैं उसको बहुत ढंग से पढ़ता हूं। और मैं ये पढ़ता हूं लास्ट में ये लेखक क्या कह रहा है। तो लास्ट में वो लेखक एक ही कह रहा है कि भारत में आर्थिक मंदी जो है वो इसलिए नहीं निकल पा रही है क्योंकि गांवों में डिमांड नहीं है, गांव की तरफ से डिमांड नहीं आ रही है। गांव की तरफ से डिमांड कब आएगी? गांव की तरफ से डिमांड तभी आएगी जो मैं धंधा करता हूं उसमें मेरे पास कुछ पैसा बचे। तो गांव का लोग क्या धंधा करते हैं? गांव के लोग धंधा करते हैं खेती का, गांव के लोग धंधा करते हैं पशुपालन का, और हाथ वाला धंधा तो आपने बंद ही कर रखा है। अब मुझे नहीं लगता किसी गांव के लुहारों की कोई चीज कहीं बिकती होगी, किसी गांव के दर्जियों की कोई चीज बाजार में बिकती होगी, किसी गांव के सुथार की कोई चीज बाजार में बिकती होगी। नहीं बिक पा रही है क्यों? हमने कभी उनका ध्यान ही नहीं किया। अब वो छोड़ रहे हैं, सारे काम छोड़ रहे हैं, या फिर कोई दूसरे स्टेट्स में जाके कहीं जाके मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। ये काम है बहुत जिम्मेदारी का। इसलिए मैंने आपको शुरू से ही कहा था कि इस देश के प्रधानमंत्री को बहुत स्पष्ट ढंग से बाकी सारी बातें लक्ष्यबाजी छोड़ के और ये बोलना चाहिए कि इस देश की आर्थिक स्थिति इस कारण से खराब है। क्या हो गया? हो जाती खराब, एक्सेप्ट करना चाहिए, हो गई। उन्होंने तो नहीं की, मैं नहीं मानता कि उन्होंने आर्थिक स्थिति को खराब करने में कोई योगदान किया होगा या उनको अच्छा लगेगा, लेकिन बताना चाहिए। अब कई बार कहते मैं बताऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा, लोगों के होश उड़ जाएंगे। उड़ने दो ना, होश तो वैसे ही उड़े हुए हैं। पिछले 4 साल से 2016 से अभी तक लोगों के होश पूरी तरह से उड़े हुए हैं, कह नहीं पा रहे, उनको भाषा ही नहीं मिल रही है, उनको जबान नहीं मिल रही, किस भाषा में बात करें कि हमारी स्थिति खराब है। वोट फिर भी दे रहे हैं उनको, वोट फिर भी दे रहे हैं उनको, किसी न किसी नाम पे दे रहे हैं, कभी जाति के नाम पे दे रहे हैं, कभी संप्रदाय धर्म के नाम से दे रहे हैं। लेकिन कितने दिन चले गए सर? तो इसको रोकने का एक ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है कि जब तक आप अपनी 65-70% आबादी के लिए योजनाओं को समर्पित नहीं करेंगे चीजें, जिस दिन अखबार में ये सारी चीजें, टीवी चैनलों पे सारी चीजें नहीं आएगी, उस गांव का उत्पादन बढ़ा इतना, उस गांव के किसानों ने किया ये कमाल, उस गांव की गाय ने इतना दिया दूध, और उस गांव के लुहारों ने बनाई इतनी शानदार अलमारियां, इतनी शानदार कुर्सियां, ऐसी बातें जब तक अखबारों में आना शुरू नहीं होंगी तब तक इस देश का विकास नहीं होगा और ना हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ये जीडीपी वाली ग्रोथ हो सकता है फिर वापस 6-7% ले आए, लेकिन उससे हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं करने वाले। हमारे जो मानव विकास सूचकांक हैं वो उससे नहीं सुधरेंगे। हो सकता है कल को जीडीपी सुधर जाए। जीडीपी सुधरने का मतलब है कुछ लोगों के पास पैसा बढ़ गया है, बाकी सारा देश तो वैसी स्थिति में। सुधार का जो सूचकांक है पूरी दुनिया में ये मान लिया गया है कि वो मानव विकास सूचकांक है, वो सुधार का सूचकांक है। उस पर जिस दिन हम आएंगे पहले 50 देशों में, उस दिन भारत विकसित देश कहलाएगा। जीडीपी में भले पहले नंबर पर आ जाए, मुझे ऐसे भारत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जीडीपी में अगर भारत विश्व में पहले नंबर पर आ जाए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, 5 नहीं आप तो 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाइए, 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाइए। लेकिन अगर मानव विकास सूचकांक के अंदर हमारा नंबर वही 100 से बाहर आ रहा है, 120-130 आ रहा है, तो हम विकसित देश नहीं है, हम एक पूंजीवादी देश हैं जिसके कुछ लोगों के पास खूब सारी पूंजी है। और क्या है? विकसित देश कब होते हैं? जब हम पहले 50 के अंदर आए, पहले 20 के अंदर आए, जहां पर हमारे आम नागरिकों के पास। विकसित देश किसको कहते हैं? मानव विकास सूचकांक के अनुसार विकसित देश वो है जिसके आम नागरिकों की आमदनी ठीक हो, अच्छी हो, रेस्पेक्टफुल हो,
जहां पर आम लोगों को शिक्षा की सुविधाएं बहुत शानदार वाली हो और जहां स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत शानदार वाली हो। ये तीन चीजों पे जो देश खरा उतरता है वो विकसित देश कहलाता है। ये परिभाषा बदल गई पूरी दुनिया में और बहुत सारे देश उस रास्ते पे चल पड़े हैं। हम 130वें नंबर पर आते हैं, 189 में से 130 देशों में हमारा नंबर आता है, 130वां नंबर आता है। हम कहीं नहीं टिकते वहां पे। तो मुझे ऐसी जीडीपी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 5 ट्रिलियन हो, 10 हो, 20 हो, क्या फर्क पड़ता है उससे। ये ऊपर से नीचे वाली जो थ्योरी है ज्यादा दिन नहीं चलेगी। कौन ऊपर वाला पैसा नीचे फेंकेगा, कोई नहीं फेंकता। इस देश में जो टॉप के लोग हैं उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो पहला जो बंगला लेना चाहेंगे शानदार वाला, वो यहां कोई छोटे कस्बे में नहीं लेंगे, वो लंदन में लेंगे। उनके बच्चों को अगर पढ़ने की इच्छा होगी तो वो अमेरिका में जाके पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ेंगे। उनका सारा ओरिएंटेशन पूरा बाहर की तरफ है। लेकिन मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, वो अपनी जिंदगी जिए, उनका जहां ओरिएंटेशन है वो करें। लेकिन अधिकांश लोग जो यहां रह रहे हैं, जिनको यहीं रहना यहीं मरना है, तो उनके लिए सोचा जाए। यह है इस देश की आर्थिक स्थिति का कारण। पैसे डूब चुके हैं, उनके वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमको नए सिरे से पैसा बनाना होगा इस देश में, वेल्थ क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री ने अपने बजट में, वित्त मंत्री ने अपने बजट में कहा था, वेल्थ क्रिएट करना पड़ेगा, धन बनाना पड़ेगा। और वो जो धन बनाने की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं जो बड़े लोग हैं उनका धन बनाना पड़ेगा। और मैं जो बात कह रहा हूं वो कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के आम आदमी का धन बनाना पड़ेगा। उसमें फर्क है। वो जो धन बनाने की बात करते हैं मैं अच्छी तरह समझता हूं, और कोई समझे या न समझे। वेल्थ क्रिएशन मैं समझता हूं क्या चीज होती है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन कौन सा देश के लिए अच्छा है? जब नीचे के तबके के लोग बैठे हैं, इनके पास वेल्थ बढ़े। पैसा तो देश का बढ़ना है, या तो 1 लाख लोगों का बढ़े या 2 लोगों का बढ़े। तो 1 लाख लोगों का बढ़ना ज्यादा ठीक है। इस तरह से हमको इस देश के लिए सोचना होगा। बड़ी गंभीर बात थी और मैं कई दिनों से सोच रहा था, मैंने लेख लिखा था, पर मुझे लगा कि ये रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉपर ढंग से। थैंक यू। आप लोग साथ बने हैं, कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जाए। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। अगर देश के प्रधानमंत्री इस रास्ते पे बढ़ते हैं तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उनके समर्थन में लिखूंगा, बोलूंगा कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, अच्छे आगे करिए। हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। पार्टीबाजी चलती रहेगी, पार्टियां आना, सत्ता आना, जीतना हारना चलता रहेगा। ये तो चलता है, कोई न कोई तो रहेगा वहां पे। लेकिन देश आगे बढ़ना चाहिए, और देश तभी आगे बढ़ सकता है जब इस देश की आर्थिक स्थिति सुधरे। आर्थिक स्थिति सुधरने का सीधा सीधा मतलब है ज्यादा लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरे। और ज्यादा लोगों की आर्थिक स्थिति एक ही तरीके से सुधर सकती है जब हम इस देश की, क्योंकि इस देश की बड़ी विचित्र स्थिति है। इस देश में खेती करने वाले लोग ज्यादा हैं, और देशों में नहीं है ऐसी स्थिति। उनके पास ऐसी जमीन ही नहीं है। इस देश में जितनी उपजाऊ जमीन है वैसी पूरे विश्व में कहीं नहीं है। चीन में है लेकिन हमसे कम है। यानी हमारे पास 17 लाख हेक्टेयर, 17 करोड़ हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो उपजाऊ है। चीन के पास 10 करोड़ हेक्टेयर है। लेकिन चीन 10 करोड़ हेक्टेयर में से 20 करोड़ टन, मेट्रिक टन माल पैदा करता है, और हम लोग कम करते हैं। हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि हमने अभी तक ध्यान दिया नहीं है खेती पर, और खेती को हमने 2म दर्जे का धंधा मान लिया है। और प्रचार कर रहे हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी। ऐसा करके जो थोड़ा बहुत काम कर रहे थे उनको भी हमने डिमोटिवेट किया है कि मत करो। और वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको जेब में पैसा आता दिख भी नहीं रहा है। एक छोटी सी कोई नौकरी करता है, उसको 3-4 लाख रुपए साल के मिल जाते हैं, और खेती लेके बैठा है पूरा परिवार साल भर, पूरे परिवार को 2 लाख रुपए नहीं मिलते हैं। इसलिए उनका ध्यान हट रहा है। लेकिन जिस विधि से अमेरिका में, जिस विधि से यूरोप में, जिस विधि से ऑस्ट्रेलिया में, चीन में खेती होती है, उस विधि से अगर हम लोग खेती कर पाए तो हमारी 1 बीघा जमीन में 1 लाख रुपया निश्चित रूप से हो सकता है, अगर कृषि विज्ञान की बात सही है तो। अगर कृषि विज्ञान की बात सही है तो निश्चित रूप से इतना उत्पादन 1 बीघा जमीन में भारत के किसी भी हिस्से में, जिसमें मैं रेगिस्तान को शामिल करता हूं, हो सकता है। सारे लोग वहां पर नहीं पहुंचेंगे, सारे लोग वहां पर नहीं पहुंचेंगे ऊपर निर्णय लेने वाली स्थिति में, लेकिन सारे लोगों की आवाज वहां तक पहुंच सकती है। एक कोशिश की है मैंने। आप लोग इस बात को समझिएगा। पहले तो इस वीडियो को पूरा समझिएगा, ये रिकॉर्डेड रहेगा यहाँ पे। इसकी एक एक लाइन को समझिएगा कि जो घटना घटनी है भारत में घट गई है। समाधान क्या है? समाधान एक ही है, हम कितना जल्दी करते हैं उसमें भारत का भला है। करना तो पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो इस देश की स्थिति बहुत खराब रहने वाली है। जितना मैं इस देश को समझा हूं, जितनी मैंने किताबें पढ़ी है, जितना इस देश की अर्थव्यवस्था को समझा, और जितना फील्ड में मैंने लोगों को देखा है, समझा, उसके आधार पर कह सकता हूं कि वही रास्ता है, गांव की तरफ लौट चलो।
गांव की तरफ लौट चलो, खेत की तरफ लौट चलो और दुनिया को माल भेजो। दुनिया से माल मंगाओ मत, दुनिया को माल भेजो और भेज सकते हैं। भारत के किसान पूरी दुनिया को माल भेज सकते हैं। तो ये रिकॉर्डेड वर्जन यहां इसीलिए रहेगा, आप आराम से देख सकते हैं, इसको कभी भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो भी लोग हैं इस लाइन में जो भी हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप पहले खुद समझना तसल्ली से। ऐसा नहीं कि आपने बात सुनी, प्रभावित हो गए, या मेरे दोस्त हो, मेरा अच्छा चाहते इसलिए शेयर कर दो। आप पहले खुद सुनना, समझना, मजा आएगा आपको शेयर करने में। तब क्या होगा, आप पूरे दिल से इस बात को लिखेंगे, इस बात को जिएंगे, उसको शेयर करेंगे। वरना क्या आधी अधूरी जो बातें, जानकारियां हैं मार्केट में, उनको सुन के अपनी ओपिनियन बनाएंगे तो ठीक नहीं होगा। मैंने जो बात कही है बहुत क्रिस्टल क्लियर कही है, ताकि आपकी जो ओपिनियन बने वो मजबूत हो और आपको खुद को अंदर से लगेगा हाँ ये बात सही है। जय हिंद, वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद का एकमात्र रास्ता यही है कि हम भारत में प्राथमिकता से, जैसे कोई इमरजेंसी लगती है, प्राथमिकता से खेती, पशुपालन और कुटीर उद्योग पे ध्यान दें और भारत के उत्पादन को बढ़ाएं। बाहर से आने वाले माल पर अंकुश लगाएं, जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही माल मंगाएं, बाकी माल ना मंगाएं। और थोड़ा किसान का पैसा बढ़ना दें और थोड़ा सा उपभोक्ता को बैलेंस करें। और बीच में जो लोग गेम खेल रहे हैं उनको रोकें, रुक जाओ भाई यार, क्यों देश को चाट रहे हो यार, बर्बाद हो जाएंगे सारे लोग। ऐसी कोशिश करें, ईमानदारी से करें, देश 1 साल के अंदर क्विक पकड़ लेगा और फिर वापस कभी पीछे नहीं मुड़ेगा। लेकिन रास्ता वही है। और ये जो रास्ता 5 साल से इनको सिखाया जा रहा है कि कॉरपोरेट को मदद करो मदद करो, उस रास्ते में कुछ नहीं होने वाला। देश बर्बाद होगा, अच्छे बोले बड़े बड़े संस्थान बर्बाद होंगे, LIC, ONGC, सारे संस्थान धीरे धीरे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा मेहनत से कमाया है और उस पैसे को आप केवल एक सेक्शन को खुश करने के लिए लुटा रहे हो। ये ठीक नहीं है। जय हिंद।